हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले दिनों में ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं इस एक्ट की, तो उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर जो आपके नीचे बेल आइकन दिया है उसको आप प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर आप डिस्कस करोगे आज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन द सेलर एंड द बायर। कब एक प्रॉपर्टी को आप समझोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी किस टाइम पे उसको ट्रांसफर किया जा रहा है बाय द सेलर टू द बायर, जो आपकी सेक्शन 18 और 19 का आज हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आपका 2 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। पहला पॉइंट आपको बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी है इन द सेंस आपकी ओनरशिप, कि वो ओनरशिप आपकी कब ट्रांसफर होगी, एक चीज वो है। अब उसके अंदर सेक्शन नंबर आपके 18 और 19 दोनों बता रखे हैं। या तो प्रॉपर्टी आपकी असर्टेन्ड होगी या फिर यहाँ पे पार्टीज की इंटेंशन देखी जाएगी कि किस टाइम पे उनकी इंटेंशन है उस प्रॉपर्टी को लेने की, या फिर किस टाइम पे उस सेलर की इंटेंशन है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की। दूसरा इसके अंदर पॉइंट आएगा डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कि जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी आप कब समझोगे। या तो वो प्रॉपर्टी आपकी असर्टेन हो रही है उसके बाद इन्फॉर्मेशन दे देगा, या फिर इन केस जहां पे इंटेंशन है वो टाइम आ चुका उसके बाद कब चीजें। इनके अंदर आपके एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बात करेगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसफर, कि ट्रांसफर होने का जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। जिसके अंदर बात कर रहा है कि या तो ट्रांसफर होने से पहले या फिर ट्रांसफर होने के बाद जो भी लॉसेस आने वाले हैं उनको कौन बियर करेगा। अगर प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो चुकी तो रिस्क के लिए सेक्शन 26 आपका बोलता है कि लॉसेस भी वही पार्टी बियर करेगी जिसके पास उसकी ओनरशिप, मतलब आपकी पोजीशन है, वही पर्सन। दूसरा ये बोलता है अगर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं अभी तो उससे पहले जिसके पोजीशन में है, मतलब जहां पे प्रॉपर्टी है वहीं पे आपका रिस्क रहेगा, आपका सेलर है वो बियर करेगा। इन दोनों चीजों की बात करेगा। या फिर सेक्शन 19 है, उसके अंदर हम देखेंगे कि उस इंटेंशन को कैसे पता लगाओगे कि वहां पे पार्टीज की इंटेंशन उस प्रॉपर्टी को कब ट्रांसफर करने की है। ये सारा आपका ओवरव्यू था। इस वीडियो के अंदर हम लोग इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए पहले बेयर एक्ट निकाल लीजिए, सेक्शन 18 को पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर दे रखी हैं। तो चैप्टर नंबर 3 आपका डील कर रहा है इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने एक बार जो भी एग्रीमेंट कर लिया उसके क्या इफेक्ट आपके आने वाले हैं। इफेक्ट मतलब या तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे या फिर उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करोगे, दूसरा उसकी डिलीवरी करी जाएंगी, उसी को आप बोलते हो। तीसरी चीज आपकी क्या हो सकती है कि वहां पे असर्टेनमेंट ऑफ द गुड्स की, कि कब उसको असर्टेन करोगे। असर्टेन करने के पर्पज से आपके सेलर को क्या क्या काम करने हैं पहले, वो आपके 20-21 इन सेक्शन के अंदर हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 18 आपका बात कर रहा है गुड्स मस्ट बी असर्टेन। सबसे पहले चीज आपकी जो भी गुड्स है जहां पे आपको ट्रांसफर करनी है उसको ट्रांसफर करने से पहले आपको स्पेसिफिक कर लेनी है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपने अनअसर्टेन गुड्स का कर लिया तो जब भी किसी भी आप गुड्स को या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे उससे पहले यहाँ पे ड्यूटी बनती है सेलर की कि उस गुड्स को असर्टेन करवाए। किसके द्वारा? बायर के द्वारा, क्योंकि बायर हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को पहले असर्टेन करके देगा, उसके बाद बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी आप मेरे को दे दो इन सिचुएशन में। पहले पढ़ लेते हैं सेक्शन 18। बोलता है वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द अनअसर्टेन गुड्स, जहां पे आपकी इन स्पेसिफिक गुड्स है, मतलब आपकी कोई भी अनअसर्टेन गुड्स हैं, सारी की सारी मिक्स जो आपकी गुड्स हैं उनके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। यहाँ पे नो प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब आपका हो रहा है कि ओनरशिप आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। किसके द्वारा? बाय द सेलर टू द बायर। नो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन। जब तक उन प्रॉपर्टीज को, उन गुड्स को आप असर्टेन नहीं कर देते तब तक आपकी वो प्रॉपर्टी या फिर वो जो गुड्स है उसकी ओनरशिप बायर के पास नहीं जाएगी। अब ये असर्टेन करने के पर्पज से कुछ ना कुछ हो सकता है कि ऑन द पार्ट ऑफ द बायर कुछ करना पड़े या फिर ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर भी कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। असर्टेन करने के लिए हो सकता है कि आपको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर वो प्रॉपर्टी डालनी पड़े। जब तक उसको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर नहीं डाल दोगे तब तक वो प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफर करने के लिए उसको कॉल नहीं करी जाएगी। ये सारी चीज़ आपके सेक्शन 18 के अंदर दी हुई है। अब सेक्शन नंबर 19 आपका बात कर रहा है कि इंटेंडेड टू पास, कि मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के पर्पज से आपकी इंटेंशन कब होगी। अब हो सकता है कि एक पर्सन है, उसने सिर्फ उसकी एक विजिट है, मार्केट के अंदर गया और जाके वो वॉशिंग मशीन देख रहा है डेली के लिए। अब क्या कर रहा है कि घरेलू यूज के लिए उसको वॉशिंग मशीन चाहिए जो छोटे टाइप की है वो। अब वो जाके हर दुकान के अंदर सिर्फ उसके मार्केट वैल्यू पता कर रहे हैं कि कितने तक का बजट मेरा होना चाहिए ताकि मैं उस प्रॉपर्टी को खरीद लूँ। अब एक दुकान में उसके बजट के हिसाब से उसको पसंद आई है कोई वॉशिंग मशीन, जिसको वो उस सेलर को बोलेगा कि मेरे को ये प्रॉपर्टी, मतलब वॉशिंग मशीन अगले हफ्ते में इसका लेके जाऊंगा। तो इंटेंशन यहाँ पे पार्टीज की कब है वो प्रॉपर्टी पास करने की, मतलब ऑब्टेन करने की उसकी इंटेंशन नेक्स्ट वीक का जो भी डे उसने बता दिया उस टाइम की।
अब हो सकता है कि आपने मेरे से कॉन्टैक्ट कर लिया कि मेरे को आपका मोबाइल जो है वो चाहिए। अब उस केस के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि एक बार मेरे को ये वीडियो शूट होने दो, उसके बाद मतलब मेरे को ये प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफ़र करनी है वो तभी ट्रांसफ़र करूँगा जब मेरी वीडियो जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको ले लेना। तो मेरी इंटेंशन टू पास द प्रॉपर्टी कब है? वीडियो शूट हो जाने के बाद की। तो सेम बात यहाँ पे आ रखी है। अब उसको कैसे पता लगाओगे कि आपकी इंटेंशन किस टाइम पे है? या तो प्रॉपर्टी उसके अंदर आपने टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। अब हो सकता है कि प्राइस के रिगार्डिंग आपने पहले से फिक्स कर लिया कि इतने प्राइस के अंदर मैं आपको ये गुड्स दूंगा। अब उस गुड्स के बेस पे आप देखोगे कि वो आपकी जो टर्म्स है जिसके अंदर आपने ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेरे को कितने पैसे में वो मोबाइल बेचना है, अब वो पैसे का अरेंजमेंट उसके पास है कि नहीं। और वो यहाँ पे यूँ बोलता है कि 3 दिन के बाद इस पैसे का मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, उसके बाद लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे हो सकती है ऐसी कुछ टर्म्स उसके अंदर लिखी हुई हूँ। दूसरी बोलता है कि कंडक्ट, पार्टी के कंडक्ट कैसे हैं, किस तरीके से वो कंडक्ट कर रही है, किसे मतलब इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्रेसली किस तरीके से शो कर रहा है पार्टी को, मतलब सेलर को, कि कब मैं इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए खुश हो रहा हूँ। तीसरा उसके एक्ट कैसे हैं, या तो वो पैसे लेके आया, यूँ बोलता है कि मेरे को सामान चाहिए, पैसे लेके आया, इसका मतलब जो सेलर है वो ये तो यही सोचेगा ना कि प्रॉपर्टी उसको आज की आज ही चाहिए। इसी तरीके का आपका एक्ट की बात हो रही है और एक्शन है। लास्ट आपका बोलता है सर्टेन, जो आपके सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है। सर्टेन जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंदर आप क्या चीज़ें देखोगे कि जैसे मतलब आपने कंडीशन लगाई थी ना अभी कि मेरा मोबाइल मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि पहले मेरे को वीडियो शूट कर लेने दो, उसके बाद मैं आपको ये गुड्स ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस तरीके के सर्कमस्टांसेस यहाँ पे देखे जाएंगे। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंस जो सबसे बड़ी है वो आपकी चीज़ इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ही आता है कि ट्रांसफर से पहले और ट्रांसफर के बाद। अब इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, मतलब पहले आपने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं ये चीज़ आपसे लेना चाह रहा हूँ, उसके बाद, लेकिन ट्रांसफर हो जाने से पहले। अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिस टाइम पे आपका कंप्लीट हो रहा है जो एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद से ही समझा जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी उस बायर को ट्रांसफर हो चुकी है। सेलर के पार्ट पे यही हमेशा रहेगा कि वो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर कर दी है। अब हो सकता है कि गाड़ी खरीदने के लिए रिगार्डिंग आप आए थे, अब मेरे शोरूम में 3 गाड़ी खड़ी हुई हैं और मैंने क्या किया, एक गाड़ी सचिन ने खरीद ली। अब सचिन ने जो गाड़ी खरीदी उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने बात करी कि आप मेरे को पेमेंट दे के जाओ। तो सचिन क्या बोलते हैं कि मैं फादर के साथ शाम को आऊँगा और उसकी पेमेंट दे के जाऊँगा। अब जो प्रॉपर्टी है एक तरीके से उसका मालिक जो वो सचिन हो चुका। अब उसका रिस्क जो है हमेशा सचिन के पास ही रहेगा जब से उसने ये बोल के गया कि मैं शाम को गाड़ी लेके जाऊँगा पापा के साथ। तो ये जिस टाइम पे बात बोली गई उसी टाइम से ये प्रॉपर्टी सचिन की हो चुकी है। इन केस अगर यहाँ पे कुछ भूकंप आया या फिर इन केस कुछ आपकी बिजली गिरी आसमान की, उसकी वजह से उसकी गाड़ी को कुछ भी डैमेज होगा, तो यहाँ पे जो सेलर है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पे लॉस बियर करने की जो बर्डन रहेगा वो हमेशा सचिन के पास रहेगा। तो ये बात कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से पहले और ट्रांसफर करने के बाद। अब इसके अंदर चीजें दे रखी है कि व्हाट इफ द गुड्स डैमेज्ड और डिस्ट्रॉय। अब वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रखी है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखी जाएगी कि क्या जो डिस्ट्रॉयमेंट हुई है वो चीज आपकी किसी सेलर की किसी गलती की वजह से हो रखी है, या फिर बाय द एक्ट ऑफ द गॉड है, या फिर बाय द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी है। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उसके डैमेज कर दिया, उसके बाद क्या लायबिलिटी रहेगी सेलर की, या फिर जो बायर है वो ही अपने लॉसेस को बियर करेगा वो चीज। इसके अंदर बोलता है कि लॉसेस विल बी बोर्न बाय द ओनर इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। अब यहाँ पे मैंने बताई थी ना कि जो मेरे शोरूम के अंदर 3 गाड़ी खड़ी हैं, उनके अंदर एक गाड़ी सचिन ने खरीद ली। जिस टाइम पे खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया उस टाइम से उसका ओनर सचिन माना जाएगा। अब उसके बाद कुछ भी अगर बिजली गिरने की वजह से, आसमानी बिजली गिरी, उसकी वजह से गाड़ी को कोई भी नुकसान हो गया, उसके केस में क्या होगा, हमेशा लायबिलिटी जो है उस लॉस को बियर करने की वो हमेशा ओनर की रहेगी। यहाँ पे ओनर कौन बन चुका, जिस टाइम से उसने सचिन ने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी, मैं शाम को लेके जाऊंगा पेमेंट करके, तो ओनर वो हो चुका। इवन इफ द प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, सेलर की पोजीशन में बेशक रहती रहे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए क्लेम कर सकता है सेलर कि आप ओनर थे, आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका, आप उसकी भरपाई करोगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है कि इन केस अगर वो जो सेलर था उसकी किसी गलती की वजह से उसकी गाड़ी को कुछ नुकसान हो रहा है तो सेलर भरेगा। मतलब सेलर लायबल इफ द डैमेज कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द सेलर, सेलर की फॉल्ट की वजह से। अब हो सकता है कि मेरे शोरूम के अंदर मैं बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग में लगवाता हूं। अब एक लड़का मेरे पास ऐसा काम कर रहा है जो ड्राइविंग नहीं आती उस बंदे को, स्टिल मैंने उसको बोल दिया कि आप गाड़ी को उस शोरूम के अंदर पीछे लगा के आ जाओ। अब उस दौरान अगर उसने ठोक दी गाड़ी या फिर खराब कर दी पीछे से, कहीं पे भी अगर खराब कर दी, कुछ भी डैमेज उसकी वजह से होगा, तो ये किसकी गलती है, सेलर की गलती समझी जाएगी। कि उसको पता था कि उसका जो एजेंट है उसको गाड़ी नहीं चलानी आ रही, स्टिल उसको बोल रहे हो कि आप पार्किंग में खड़ी करके आओ, तो उस केस में आपकी फॉल्ट समझा जाएगा सेलर का और सेलर को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इवन इफ हो सकता है कि ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो चुकी और यहाँ पे पोजीशन सेलर का था, तो सेलर ने अगर गलती कर दी, गलती सेलर की है, इस वजह से भुगतान भी इसी को करना पड़ेगा। सेकंड आपका बात कर रहा है इफ द गुड्स डैमेज बाय द थर्ड पार्टी।
अब सचिन ने जो गाड़ी खरीद ली उसके लिए पूनम और आशीष को हो सकता है कुछ खुंदक हो कि हाँ इसने कैसे गाड़ी खरीद ली, ये तो हमारे साथ कल को तो पैदल घूमता था, आज ये गाड़ी लेके घूम रहा है, चल इसकी गाड़ी खराब कर देते हैं। अब जो सेलर था उसने उठा के गाड़ी शोरूम से बाहर सड़क पे खड़ी कर दी और उसको फ़ोन कर दिया सचिन को कि आप अपनी गाड़ी को लेके चले जाओ, मैंने यहाँ पे तैयार करके गाड़ी आपकी खड़ी कर दी है। अब जो सचिन और जो पूनम को खुंदक आई थी उस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, जो आपका फ्रंट मिरर था उसको तोड़ दिया, या तो उस पूरे शीशे को तोड़ दिया या फिर पीछे से कोई पंचर वगैरह कुछ भी करके जा रहे हो। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, मतलब ना तो यहाँ पे सेलर का फॉल्ट है क्योंकि आपने एक बार फ़ोन कर दिया, सेलर ने फ़ोन करके बोल दिया कि आपकी प्रॉपर्टी जो गाड़ी है वो आपकी रोड पे खड़ी है साइड में, अब वहाँ से आके ले जाना। अब यहाँ से उस सेलर की लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, रिस्क हमेशा बायर का रहेगा। अब बायर की ड्यूटी है कि वो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उस प्रॉपर्टी को लेके जाए वहाँ से। इन बिटवीन अगर थर्ड पार्टी ने कुछ भी डैमेज कर दिया तो हमेशा क्या रहता है कि जो भी ओनर होगा उसका यही राइट रहता है, उसी की लायबिलिटी रहती है, वो ही बाउंड रहता है हमेशा टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे ये लिखा है अगर गुड्स आपकी डैमेज होती थर्ड पार्टी के द्वारा तो ओनली ओनर कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट ऑफेंडर। ऑफेंडर इन द सेंस आपकी जो थर्ड पार्टी जिसने वो नुकसान कर दिया उसके लिए। यहाँ पे भी जो सेलर है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, हमेशा यहाँ पे ओनर का राइट रहेगा टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी। लास्ट आपका पॉइंट बात कर रहे हैं व्हेन द सेलर विल हैव द राइट टू शो द प्राइस। अब प्राइस के लिए जो सेलर है उसके पास राइट कब आ जाएगा, एक तरीके से आपका बात कर रहे हैं ओनरशिप, जब आपकी जिस भी टाइम पे ओनली व्हेन द ओनरशिप ट्रांसफर्ड द सेलर में आस्क द बायर फॉर द प्राइस। जिस टाइम पे भी आपकी ओनरशिप प्रॉपरली ट्रांसफर हो रखी है, जब मैंने अपने शोरूम में से सचिन को गाड़ी बेच दी थी, जब सचिन ने हाँ कर दी कि मैं शाम को लेके जाऊंगा, उसी टाइम से मैं क्लेम करने के लिए इंटाइटल हो जाऊंगा, सचिन के ऊपर केस फाइल भी कर सकता हूँ इन केस अगर वो पैसे नहीं देता तो। दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, एक तरीके का अनपेड सेलर हूँ तो मेरा राइट रहेगा हमेशा उसके पास लीन को एक्सरसाइज करने का कि जब तक पेमेंट नहीं देता तब तक पोजीशन में अपने पास रखूंगा, दो द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द सचिन, मतलब जो बायर है उसके पास। अब यहाँ पे सेक्शन एक बार 19 और 18 को दोबारा रीड कर लेते हैं, ये आपके टोटल कंसेप्ट था। अब देख लेते हैं सेक्शन 19 क्या बोल रहा है। सेक्शन 19 आपका बात कर रहा है प्रॉपर्टी पास इज व्हेन इंटेंडेड टू पास, जब भी इंटेंशन होगी पार्टी की तभी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया हुआ समझा जाएगा। हो सकता है यहाँ पे भी ट्रांसफर करने की इंटेंशन इन केसेस में कभी की हो, उसी टाइम की बोल रखी है, तभी से उनकी लायबिलिटी बन जाती है। सेक्शन 19 आपका बात कर रहा है वेयर द गुड्स, मतलब वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स है किसी प्रॉपर्टी, मतलब पर्टिकुलर कार, 3 गाड़ियां खड़ी थी उनमें से एक को खरीदने के लिए उस सचिन ने बोल दिया। अब यहाँ पे हो रखी स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स है, ऑलरेडी आपके असर्टेन ही गुड्स हैं, वो एक ही ऑप्शन के पास आपके पास। अब हुंडई के शोरूम में गए हो, वहाँ जाके आप ये तो नहीं बोलोगे कि मारुति की गाड़ी चाहिए, आपके पास ऑप्शन यही है, असर्टेन है ऑलरेडी, स्पेसिफिक है कि आपको सिर्फ उसी कंपनी की गाड़ी मिलेगी जिस शोरूम में आप गए हो। Where there is a contract for the sale of the specific or ascertain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time at the parties to the contract is intended to be transferred। जब भी उनकी इंटेंशन होगी कि मैं कब यह प्रॉपर्टी लेके जाना चाहूँगा उसी टाइम पे उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा। ये यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स के अंदर भी आप बोल सकते हो कि उसकी डिलीवरी उसी समझी जाएगी जिस टाइम पे उनकी इंटेंशन है पार्टीज की कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैंने कब ट्रांसफर करनी है, कब मैंने ये ऑब्टेन करनी है उसकी पोजीशन, कब उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करना है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उस वर्ड को हमने ओनरशिप की तरह ही पढ़ लिया है। सेकंड इसके अंदर बात कर रहा है आपका फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज रिगार्ड्स शैल हेड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज आपको किस तरीके से आप पता चला लगेगा, आपको किस टाइम पे और किस तरीके से आपको पता लगेगा कि यहाँ पे पार्टी की इंटेंशन कौन सी है किस टाइम पे। इसके अंदर पहला आपका लिखा हुआ है सीधा कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर रिगार्डिंग आप पता चला हो। दूसरा ये बोलता है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो आपके एक्ट एक्शन है ये भी हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस, कंडक्ट और टर्म्स ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके थ्रू आपको पता लग सकता है कि उनकी किस तरीके की इंटेंशन है, प्रॉपर्टी को वो कब ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। ऐसी इंटेंशन आप इन 5 सर्कमस्टांसेस में आप पता लगा सकते हो। थर्ड बोलता है अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर द रूल्स कंटेंट इन सेक्शन 20 to 24। अब 19 के अंदर ही ये चीज लिखी हुई है कि 20 से लेके 24 के अंदर जो भी आपके प्रोविजन है, अगर इन केस इंटेंशन जो आपने इनके थ्रू पता लगानी थी तब भी नहीं पता लग पाया आपको कि उनकी इंटेंशन एक्चुअल उनकी इंटेंशन कौन सी है, उस प्रॉपर्टी को कब वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा है। ये सर्कमस्टांसेस भी आपने देख लिए, टर्म्स देख ली, कंडक्ट, एक्शन और एक्ट सब कुछ आप चेक कर चुके हो, स्टिल नॉट फिगर आउट द इंटेंशन कि उनकी कौन सी इंटेंशन है, प्रॉपर्टी को कब ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो आप कहाँ जाओगे, सेक्शन 20 to 24 के बीच में आप चेक करोगे। सारे सेक्शन के अंदर सारी चीजें दे रखी कि किन किन सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की उसकी इंटेंशन देखी जाएगी। जैसे प्रॉपर्टी को उनने एक तरीके से क्या बोलते हैं कि
डिलीवरेबल स्टेट के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, इस तरीके की सिचुएशन है। या फिर आपने कुछ ऐसा एक्ट करना है फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस, प्राइस को फिक्स करने के पर्पज से सेलर को कुछ बाउंडेशन है कि आप कुछ करोगे, जैसे पैकिंग करके डालोगे या फिर उस प्रॉपर्टी को उठा के उसने तोल दिया, वजन करवाओगे, मेजर आउट करवाओगे, वेट करोगे, टेस्ट करके देखेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आपने सामान खरीदा है तो यहाँ पे प्राइस को फिक्स करने से पहले उसे सेलर की ड्यूटी है कि उसको चेक करके देगा। तो ये सारी सिचुएशन आपकी 20 to 24 के अंदर फॉल करेंगी। ये आपका थर्ड क्लॉज बोलता है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर द रूल्स कंटेंट इन सेक्शन 20 to 24 आर द रूल्स फॉर द असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टी एज टू द टाइम एट विच द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर टू द बायर। बायर को कब वो ट्रांसफर करी जाएंगी, ये सारी चीज़ें अगर सेक्शन 19 के अंदर उसकी इंटेंशन नहीं पता चल रही तो आप 20 to 24 के प्रोविजन के अंदर जाके उसको चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 18 एंड 19। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। आप हो सके तो इन सबको ना साथ के साथ लिख लिया करो। इसकी अलग से मैं पिक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से, मेरे को आप फॉलो करके इन चीज़ों को आप ले सकते हो। साथ साथ लिखते रहोगे तो आपका ही फायदा मेरा ही फायदा है। सही है जी। तो अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मेरे को हमेशा बताया करो कि किस तरीके की आपकी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर आपको अच्छे लगे, वो सारी चीज़ आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।